अभी जो अपन कंसेप्ट देखने वाले हैं वो है जो कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आपका शायद 2 नंबर या 3 नंबर टॉपिक के अंदर है, कंसेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप। देखिए, ये जो टॉपिक है फाइल एंड इट्स टाइप का जो कंसेप्ट है वो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसमें तो एज ए इंट्रोडक्शन बेस्ड है, बट जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसमें इन डेप्थ अपन इसको डिस्कस करेंगे फाइल एंड इट्स टाइप को और फाइल सिस्टम को भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सब्जेक्ट में। तो अभी हम इसका थोड़ा सा एक टॉपिक कवरेज के रिगार्डिंग कुछ देख लेते हैं ताकि अपना ये टॉपिक एक बार क्लियर हो जाए। देखिए, फाइल एंड इट्स टाइप, फाइल्स को पहले मैं बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जाननी ज़रूरी है। और इसका बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए क्या होता है कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, देखिए सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है, आपकी हार्ड डिस्क आती है, लाइक सीडी ड्राइव्स वगैरह वो आ जाती है, और आपकी फ्लॉपी अभी तो यूज़ नहीं होती लेकिन फ्लॉपी डिस्क टाइप की है, पेन ड्राइव्स है आपकी, ठीक है। ये जो है हार्ड डिस्क इम्पोर्टेंट है, ये सेकेंडरी मेमोरी में आती है। जो भी चीज़ें अपन परमानेंटली स्टोर कर पा रहे हैं वो सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में रैम आती है, रोम आती है, ठीक है। तो अभी सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए ये आपकी हार्ड डिस्क है, मैं अभी एक कंसेप्चुअल व्यू दे रहा हूँ इसका। हार्ड डिस्क फिजिकली तो आप देखोगे इसमें डिस्क्स होती है ऐसे, और रीड राइट हेड होता है सबके ऊपर, ऐसा हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। इनका सीक टाइम क्या होता है, इस पर ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो कैसे अगर कोई डेटा रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, कितना टाइम लगेगा उसको मूव करने में, रोटेट करने में, तो इसका भी अपन देखेंगे। लेकिन अभी एक कंसेप्चुअल व्यू आप एक बार देख लीजिए। जो भी सेकेंडरी मेमोरी है आपकी, जैसे मान लो हार्ड डिस्क है, तो क्या होता है कि जो एक यूनिट जो होती है मान लीजिए उसको, जैसे जहाँ अपना डेटा स्टोर होने वाला, जो भी ये हार्ड डिस्क होगी, जैसे मान लीजिए ये पूरी हार्ड डिस्क आपके पास, उसका एक यूनिट जो होगा उसको अपन क्या करते हैं कि सिंपली ये समझिए कि हार्ड डिस्क को अपन डिवाइड किया हुआ होता है, और जो एक यूनिट जो होती है उसको ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। इसी ब्लॉक के अंदर अपना डेटा स्टोर होता है। जैसे अपन कोई फाइल क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करते हैं अपन, कोई मूवी क्रिएट करते हैं, कोई वीडियो, जो भी फाइल्स अपन क्रिएट करते हैं, देखिए जो भी डेटा अपन को कंप्यूटर में स्टोर करना होगा वो अपन फाइल्स की टर्म में ही स्टोर कर पाएंगे। इंडिपेंडेंटली मान लो कोई भी डेटा, अगर मान लो आपको कुछ लाइंस लिख के भी स्टोर करनी है तो आपको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा, या आपको वर्ड की फाइल ओपन करके उसमें कुछ डेटा लिख के फिर इसको स्टोर करना पड़ेगा। यानी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो भी अपन कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, जो भी चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी डेटा हो, जो भी चीज़ आपको इंफॉर्मेशन जो स्टोर करनी है वो एज ए फाइल के थ्रू ही अपन स्टोर कर पाएंगे। यानी कि फाइल जो टर्म है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर जानना कि एक्चुअली फ़ाइल क्या है। तो जो भी डेटा अपन स्टोर करने वाले हैं, जो भी चीज़ें अपन स्टोर करने वाले हैं, जैसे मान लो कि वो चाहे मूवी हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे कोई टेक्स्ट फाइल हो, चाहे कोई एक्सेल की फ़ाइल हो, या कोई पीडीएफ हो, जो भी चीज़ होगी वो एक फ़ाइल होगी जो डेटा या इन्फॉर्मेशन आपका कंटेन करेगी। तो अब ये फाइल है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में कैसे सेव होगी। तो मैंने जैसे बताया, हार्ड डिस्क जो होती है वो चंक्स में डिवाइड होती है। जैसे मान लो ये पूरी आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क डिवाइडेड होगी, और जो मिनिमम यूनिट होगी इस हार्ड डिस्क की उसको ब्लॉक बोलेंगे अपन। हो सकता है ये फाइल जो आपकी है वो 3 ब्लॉक्स में स्टोर हो, मान लो कि ये और ये पूरी एक फाइल है, ठीक है, ये एक फाइल हो गई, और ये फाइल 2 है। हो सकता है जैसे मान लो कि आपका मान लो कि ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है यहाँ मिडल में एक हार्ड डिस्क के, तो ये ब्लॉक जो है हो सकता है आपकी केवल इतना सा फुल ही हो, केवल मान लो कि जैसे 512 MB का ब्लॉक है ये, तो हो सकता है आपका 1 बाइट की ही फाइल हो, तो ये पूरा ब्लॉक इसके लिए रिजर्व हो गया, ठीक है। और सिंपली दूसरे केस में बोल सकते हैं अपन स्पैन्ड। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो पहले अपन बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद अपन फाइल और इसके टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो चीज़ है
इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई, जो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी वो ब्लॉक्स में डिवाइड होगी। ब्लॉक्स, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वहाँ पर जहाँ पर अपनी फाइल स्टोर होगी। जैसे फाइल्स, जो फाइल आप स्टोर कर रहे हो सकता है 3 ब्लॉक कंटेन करे या 2.5 ब्लॉक कंटेन करे, यानी कि जैसे ये 3 ब्लॉक हैं, आपकी फाइल यहाँ तक तो पूरा इन 2 ब्लॉक को पूरा कवर कर रही है, ठीक है, और इस ब्लॉक को आधा ही कवर कर रही है, तो ये आधा ब्लॉक जो है वो वेस्ट चला जाएगा, उसको अपन अलग तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हार्ड डिस्क है या जो भी सेकेंडरी मेमोरी है आपकी, वो ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ठीक है। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं फाइल्स के बारे में। तो क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप मोबाइल में जैसे एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं बेसिक थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो अर्थमेटिक का काम करती है, कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, कैशे मेमोरी होती है, उसमें रजिस्टर्स होते हैं, ये आपके प्रोसेसर के अंदर होते हैं। इसके बाद होता है मान लो कि रैम है, और हार्डवेयर हो गए जैसे प्रिंटर्स हैं और मॉनिटर हैं, आपकी कीबोर्ड है, माउस है, जो विजिबल चीज़ें हैं उनको अपन हार्डवेयर के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब इन हार्डवेयर के ऊपर अपन, ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर पर डायरेक्ट ही एप्लीकेशन बना लेते हैं। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि आपने एक वॉशिंग मशीन के लिए, वॉशिंग मशीन है जिसमें एक डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ है और 3-4 बटन यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। तो इस हार्डवेयर के लिए आपने डायरेक्ट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर आपको क्या करना है, जो भी चीज़ अभी इसमें जो एप्लीकेशन आपने बनाया है ये डेडिकेटेड एप्लीकेशन है। मान लो कि इस एप्लीकेशन को उठाकर आप अगर कंप्यूटर में चलाना चाहोगे या किसी दूसरे वॉशिंग मशीन, जो मान लो कि ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, आप ओनिडा की वॉशिंग मशीन में ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है ये उसमें चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि ये इसके हार्डवेयर को अच्छे से जानता है, ठीक है। तो अब इस कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि आपको पता होगा ढेर सारी एप्लीकेशंस है यहाँ पर, आपके मोबाइल में भी ढेर सारी आप प्ले स्टोर से जैसे डाउनलोड करते हो। तो हमें क्या चाहिए, एक इंटरमीडिएट लेवल से, क्योंकि हर एप्लीकेशन इतना पावरफुल नहीं बना सकते कि ये डायरेक्ट हार्डवेयर को इंटरेक्ट करे। तो अपन क्या करते हैं, एक मिडिल लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, जो अब एप्लीकेशंस जो होंगे वो पहले, जैसे मान लो एप्लीकेशन जो होंगे वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करेंगे कोई काम करने के लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करेगा। तो यहाँ एक जो लेयर है, एप्लीकेशन जो है आपके पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो कि वर्ड MS ऑफिस है, या जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो VLC वगैरह है, जो भी है, तो पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो देन ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर से वर्क परफॉर्म करवाएगा। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करती है। एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ एप्लीकेशन ढेर सारी एप्लीकेशंस हो सकती है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करती है। जैसे कि अपन बेसिक आइडिया समझते हैं कि कोई भी अगर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं अपन, तो उसके लिए बेसिक चीज़ यही होती है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर बनानी है। जैसे आपको अगर मान लो एंड्रॉयड पर बनानी है तो एंड्रॉयड स्टूडियो या जो भी IDE है, जो भी उस प्लेटफॉर्म पर बनाने के लिए उस प्लेटफॉर्म के IDE पर अपन को एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन डेस्कटॉप के लिए है, तो उस प्लेटफॉर्म, जो विंडो के प्लेटफॉर्म पर चलने वाली एप्लीकेशंस हैं, वो उस हिसाब से अपन को डिज़ाइन करनी होती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और हार्ड डिस्क जो मिनिमम जो यूनिट होती है, जो मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट बोल सकते हैं, जो अपन हार्ड डिस्क को डिवाइड किया हुआ होता है, और जो मिनिमम जो डिवाइड जो चंक होता है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। एक तो ब्लॉक के बारे में हो गया, और एक अपन ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट अपन को पता चल गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं जो फाइल्स होती है। अब एक सिंपल टर्म्स देखिए अपन, फाइल क्या होता है। फाइल में 2 चीज़ें होती है, एक तो जो आपका डेटा होगा,
जो आपने मान लो कि कोई वर्ड की फाइल है उसका वो डेटा हो गया। एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए एक बार डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का रहने देते हैं, मान लीजिए ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, इसमें आपने फाइल्स स्टोर कर दी। एक फाइल यहाँ पर है मेरी F1 और एक फाइल यहाँ पर है F2, ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये F3 फाइल यहाँ पर है और एक F4 फाइल यहाँ पर है। अब मुझे, जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर है मेरे पास और मैं यहाँ फाइल 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये ऐसा थोड़ी है कि ये पूरे हार्ड डिस्क को सर्च करेगा कि F1 कहाँ पर है, नहीं। तो इसके लिए अपन प्रॉपर एड्रेसिंग के लिए अपन को क्या चाहिए, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चाहिए अपन को। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मान लीजिए अपन कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले इंडेक्स होती है, ठीक है, इंडेक्स होती है। उस इंडेक्स में से अपन टॉपिक सर्च करते हैं, देन उसका जो पेज नंबर है वहाँ उस पेज नंबर पर जाकर फिर उस टॉपिक को पढ़ते हैं। अगर मान लो वो इंडेक्स नहीं दे रखी होती है तो अपन को पूरे एक एक पेज को एक्सेस करना पड़ेगा, पूरे एक एक पेज को देखना पड़ेगा कि वो टॉपिक कहाँ पर है। इंडेक्स और डायरेक्टरी जो है वो सिमिलर कंसेप्ट, एज ए सिमिलर कंसेप्ट देख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप कोई फाइल को देखते हो तो क्या होगा, एक तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, उसका इंपॉर्टेंट टर्म होगी, और जो फाइल के अंदर जो डेटा है जो एक्चुअल में ब्लॉक्स में सेव रहेगा, आपके जो हार्ड डिस्क है उसके ब्लॉक्स में सेव रहेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक दूसरी चीज़ आती है पार्टीशंस। जैसे कि आपने जैसे कंप्यूटर के सभी स्टूडेंट्स हैं उसको पता होगा कि जैसे C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, E ड्राइव, उनको पार्टीशन, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको आपने पार्ट में डिवाइड किया, ये C ड्राइव है और ये D ड्राइव है, ये E ड्राइव है। अब क्या होगा, जब भी आप पार्टीशन, आप देखना जब भी आप पार्टीशन क्रिएट करते हो तो सबसे पहले ये पार्टीशन क्रिएट करने के लिए पूछता है कितना स्पेस आपको उस पार्टीशन को देना है, प्लस उस पार्टीशन के लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा। मान लो विंडो में काम करते हो तो एक तो FAT आता है, फाइल एलोकेशन टेबल, और एक NTFS आता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये क्या बोलता है कि अगर मान लो यहाँ फाइल्स अपनी सेव होगी तो उनका मैनेज करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी रखने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर फाइल्स जो अपन इस पार्टीशन में सेव करने वाले हैं, उन फाइल्स को मैनेज करने के लिए कौन सा वे यूज़ करोगे। एक तो फाइल एलोकेशन टेबल मेथड है, एक न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। तो ये दोनों पहले FAT काम आता था, लेकिन आजकल NTFS जो विंडो का है वो NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये काम आता है। ये क्या दिखाते हैं, आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वो क्या होने वाला है। चलिए अब एक बार थोड़ा सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए क्या होता है कि आपकी, मान लीजिए ये हार्ड डिस्क है और जैसे मैंने बताया हार्ड डिस्क जो होती है ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। अब मान लीजिए ये मान लीजिए यहाँ 3 ब्लॉक हैं, ये फाइल 1 हो गई, ये फाइल 1 हो गई, ये फाइल 1 हो गई, यहाँ से फाइल 2 स्टार्ट। इस ब्लॉक का एड्रेस मान लीजिए 1000 है, 100 है, इसका 150 है, इसका 200 है, ठीक है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका क्या बताएगा, सॉरी तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर जो इस पार्टीशन, मान लीजिए एक ही अपने हार्ड डिस्क का एक ही पार्टीशन है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताएगा आपकी फाइल्स किस हिसाब से सेव है और फाइल्स की इंफॉर्मेशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ फाइल 1 है और लोकेशन क्या है इसकी 100, सॉरी यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ, यहाँ 150, यहाँ 200। तो फाइल 1 आपकी 100 पर है, फाइल 2 आपकी 150 पर है और फाइल 3 आपकी 200 पर है। अब क्या होगा, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो भी होगा, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, जब भी आप फाइल 2 को एक्सेस करना चाहोगे तो ये फाइल 2 पर पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सर्च करेगा आपकी फाइल 2 कहाँ पर है, फिर ये लोकेशन उठाएगा, फिर 152 पर यहाँ पर चला जाएगा, ये फाइल 2 है, ये फाइल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, अपना एक्सेस जो है वो फास्ट हो गया।
एक दूसरी चीज़ ये भी थी, अगर मान लो कि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं होती अपने पास, तो क्या होता कि अपन को इस हार्ड डिस्क को ज़्यादा टाइम एक्सेस करना पड़ता। समझ रहे हो बात को? मतलब अपना जो CPU है, CPU से अलग पार्ट है ये, यहाँ प्रोसेसर होगा। जैसे ही आप कंप्यूटर पर एक फाइल पर डबल क्लिक करते हो तो उसको हार्ड डिस्क में सारे ब्लॉक्स को सर्च करना पड़ेगा जहाँ ये फाइल आ रही है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये पहले इस वाले टर्म को यहाँ सर्च कर लेगा कि आपकी फ़ाइल कौन सी, जैसे F2 वाली फ़ाइल है तो वो 150 वाली लोकेशन से स्टार्ट हो रही है, तो ये डायरेक्ट 150 वाली लोकेशन पर जाके यहाँ से डेटा आपको रैम में ला के दे देगा। नहीं तो अगर क्या करना होता, इससे पहले अपन क्या करते हैं कि रैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब भी आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी होती है, आप हार्ड डिस्क से एक्सेस नहीं कर सकते, आपका प्रोसेसर रैम से एक्सेस करेगा डायरेक्ट, ठीक है। जो भी डेटा होगा वो पहले रैम में आएगा, देन प्रोसेसर उसको एक्सेस करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का कोई कंसेप्ट अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपन, तो क्या होगा, हर ब्लॉक को पहले यहाँ रैम में लेकर आना पड़ेगा, फिर इसको प्रोसेसर चेक करेगा कि क्या ये एग्जैक्ट जो यूज़र ने डिमांड की है वो एग्जैक्ट फाइल है या नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पास 100 और बहुत सारी फाइल्स हैं आपके कंप्यूटर में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का अपन ने इम्प्लीमेंट कर रखा है तो ये क्या करेगा, पहले इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रैम में लेकर आ जाएगा। अब रैम के अंदर आ गया तो रैम के अंदर पहले इसको सर्च कर लेगा, फिर यहाँ पर जो भी फाइल आपको एक्सेस करनी है वो F2 की जो लोकेशन है, जैसे कि यहाँ दे रखा होगा, वो लोकेशन पे जाके उस फाइल को एक्सेस कर लेगा। अगर मान लो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं होता तो कितने ब्लॉक्स अपन को रैम के अंदर लेकर आने पड़ते। अब हो सकता है ये मान लो कि ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ये एक ही ब्लॉक में स्टोर हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 100 फाइल्स हैं, 100 फाइल्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ता, 100 फाइल्स को यहाँ लेकर आना पड़ता पहले, फिर उसको यहाँ से रीड करना पड़ता, तो 100 एक्सेस हो जाते। 100 यहाँ से ब्लॉक्स को यहाँ, अगर मान लो हर फाइल एक ब्लॉक कंटेन करती है अपनी, तो हर 100 ब्लॉक्स को लेकर आना पड़ता। अब ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, पहले एक ब्लॉक को यहाँ लेकर आएगा और नेक्स्ट एक ब्लॉक में अपन फाइल को एक्सेस कर लेंगे, यानी टोटल 2 ब्लॉक को ही एक्सेस करना पड़ेगा। और इस केस में क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 100 ब्लॉक्स को अपन को एक्सेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको अगर फाइल 1 को ही एक्सेस करना पड़े और फर्स्ट चांस, अगर आप लकी हो तो फर्स्ट चांस में F1 यहाँ पर आ जाए और फिर आप उसको एक्सेस कर लो, तो उस केस में एक ही ब्लॉक एक्सेस रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जो भी कंप्यूटर में चीज़ें हैं, हमेशा उस चीज़ का वर्स्ट केस जो एकदम जो लास्ट होता है, कि मान लो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आप फाइल डिमांड कर रहे हो वो यहाँ लास्ट में हो, तो ये पूरी 99 फाइल को यहाँ लेकर आएगा, फिर कंपैरिजन करेगा कि वो फाइल रिक्वायर्ड है तो ठीक है। अगर मान लो ये लास्ट वाली फाइल रिक्वायर्ड है तो अपन को यहाँ से टोटल फाइल्स को देखते हुए आना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो सकता है कि 100 फाइल्स यहाँ पर अपन को 100 ब्लॉक्स एक्सेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पर मान लिया है कि एक फाइल अपनी एक ब्लॉक कंज्यूम करती है। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 100 ब्लॉक्स को मुझे एक्सेस करना पड़े, लेकिन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की होने की वजह से अपन को केवल एक, उस मान लीजिए अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक ही ब्लॉक कंज्यूम करता है, तो पहले हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रैम में लेकर आ गए, फिर वहाँ से अपन ने फाइल को सर्च कर लिया, फिर यहाँ से अपन को लोकेशन मिल गई और उस लोकेशन पे जाके हमने उस फाइल को एक्सेस कर लिया। तो इस केस में कितना भी, अगर मान लो यहाँ लास्ट वाली फाइल को भी एक्सेस करना है, तब भी अपना 2 ब्लॉक एक्सेस ही कंज्यूम होगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। तो इसलिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पार्टीशन के बारे में मैंने बता दिया कि मान लो कि आपने अगर 3 पार्टीशन बना लिए हैं, मान लो C, D और E, तो हर जो पार्टीशन होगा उसके लिए अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या अलग अपन, जैसे इसके लिए मैंने फेट काम में लिया, फाइल एलोकेशन टेबल, इसलिए इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम काम में लिया। तो ये मेथड हैं कि अपन को फाइल को कैसे एक्सेस करना है। फाइल एलोकेशन टेबल में, जैसे मैं बेसिक आइडिया एक बार बता देता हूँ, तो फाइल एलोकेशन टेबल में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो एक टेबल मेंटेन करता है। टेबल में यहाँ पर जैसे रो होगी, सारी यहाँ रो होगी, और यहाँ क्या होंगे, जितने भी ब्लॉक्स हैं, मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क में 0 से लेके 100 ब्लॉक हैं यहाँ पर,
तो 0 से लेके 100 ब्लॉक है, तो यहाँ 0 से 100 की एंट्री होगी। तो यहाँ पर मान लो कि 0 ब्लॉक पर F1 वाली फाइल है, यहाँ F2 वाली फाइल है, यहाँ F4 वाली फाइल है। तो ये जो होगी फाइल एलोकेशन टेबल, ये मेंटेन करेगी एंट्रीज कितनी होगी, जितने आपके हार्ड डिस्क में ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल सिस्टम, फाइल को इम्प्लीमेंट करने, फाइल सिस्टम, फाइल को एक्सेस करने के तरीके हैं। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं कि आपका इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, अपन सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें अपन पूरे फाइल सिस्टम के बारे में कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे किसी फाइल को ब्लॉक एलोकेट होता है, अगर मान लो किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो कैसे वो ब्लॉक इरेज होकर कैसे फ्री ब्लॉक वाले में क्यू में या लिंक लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अलग अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, डायरेक्टरी डिफरेंट टाइप की भी होती है, जैसे ट्री डायरेक्टरी हो गई, सिंगल लेवल डायरेक्टरी हो गई, असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी टाइप का कुछ हो गया। तो ये चीज़ें अपन सीनियर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पर फाइल सिस्टम को की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए क्या होता है कि आप एक यूज़र हैं, ठीक है, आपके हिसाब से तो फाइल क्या है, आपके हिसाब से मान लो ये टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट, आपने एक वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, आपके लिए तो ये एक फाइल है, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये मेरी फाइल वो कितने ब्लॉक्स में सेव होगी, कौन कौन से एड्रेस पर सेव होगी, और कैसे मैं मान लो उस फाइल पर क्लिक करूँगा तो वो सारी ब्लॉक इकट्ठे होकर मेरे पास वापस एज ए कंप्यूटर की स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। तो अपन जो इस फाइल को क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, छुपी हुई चीज़। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ चीज़ें हमसे छुपा ली गई है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जैसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को कैसे देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को ब्लॉक्स के कलेक्शन में देखेगा। जैसे मान लो आपकी ये फाइल थी, उसको ब्लॉक 1 ब्लॉक इस ब्लॉक के कलेक्शन में देखेगा, और हो सकता है कि ये ब्लॉक आपके हार्ड डिस्क में डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर हो। मान लीजिए ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, अब आपको मान लो आपकी फाइल ने 4 ब्लॉक कंज्यूम किए हैं, तो हो सकता है एक ब्लॉक यहाँ पर हो, एक ब्लॉक यहाँ पर हो, एक ब्लॉक यहाँ पर हो, एक ब्लॉक यहाँ पर हो। तो डिफरेंट लोकेशन पर हो। नहीं हो सकता कि ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूस ब्लॉक में हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फाइल होगी वो कंटिन्यू ब्लॉक में हो, और हो सकता है कि उसको ब्लॉक कंटिन्यूस में नहीं मिले, तो डिफरेंट ब्लॉक्स में उसने उस फाइल को स्टोर कर दिया। तो इसने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो आपकी फाइल थी उससे ये डेटा छुपा लिया आपसे। समझ रहे हो बात को, कि फाइल जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि फाइल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जिससे कुछ चीज़ें अपन उस चीज़ को जो देख रहे हैं फाइल को, अपन उस फाइल को एज ए कंटिन्यूस देख रहे हैं। आपको नहीं पता कि कितने ब्लॉक में ये कट आउट हुई है, कौन कौन से एड्रेस की हार्ड डिस्क के कौन कौन से एड्रेस पर ये मैप हुई है, कौन कौन से ब्लॉक इसने कंज्यूम किए हैं, वो अपन को आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें छुपा ली गई हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है फाइल। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होता है, जो भी फाइल होगी, मान लीजिए आपने एक फाइल hello.txt, ये फाइल आपने नोटपैड में बनाई। ठीक है, अभी क्या होगा कि मान लीजिए इस फाइल के साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी स्टोर करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा नहीं है कि केवल ब्लॉक, ये फाइल का नाम ले लिया और ये ब्लॉक 150 वाले ब्लॉक से स्टार्ट होने वाली है, इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। कुछ और इन्फॉर्मेशंस होती है जो भी फाइल के रिगार्डिंग अपन को स्टोर करनी होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, फाइल के एट्रीब्यूट्स। फाइल के एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट जनरली अपन बात करें तो जैसे आप हैं, मैं हूं, तो मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, मेरा नाम हो सकता है, मेरा आधार कार्ड हो सकता है, मेरी लोकेशन में कहाँ मेरा एड्रेस हो सकता है, मैं कहाँ रहता हूं, और ये मेरे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो एक फ़ाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। देखो, एट्रीब्यूट हो सकता है नेम, जैसे मान लो ये हेलो डॉट है, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया नाम, जो भी नाम हो, ह्यूमन रीडेबल जो नेम होगा, जो अपन उस फाइल को नाम देते हैं, हेलो नाम दे दिया, आपने जैसे पहला प्रोग्राम बनाया तो hello world.c दे दिया, जो भी आप फाइल को नाम दे रहे हो, सेव करके जो भी नाम दे रहे हो वो उसका नाम हो गया।
ठीक है, ह्यूमन रीडेबल जो नेम होगा वो नेम हो गया। फिर होता है, अब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो न्यूमेरिक में अगर मान लो सर्च करना होता है तो वो काफ़ी इजी होता है बजाय जो कैरेक्टर सर्चिंग के, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि जो भी फाइल स्टोर करने वाले हो आप उसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी जो न्यूमेरिक होगी, मोस्टली न्यूमेरिक ही होती है, तो आइडेंटिफायर होगा उसका, ठीक है। ये यूनिक होता है सब फाइल के लिए। यूनिक मतलब हर जो फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर होने वाली है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसका होगा। ये आइडेंटिफिकेशन किस काम आएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल को, ठीक है। फाइल सिस्टम में कौन सी, जैसे मान लो नेम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अपन तो उसको आईडी दे देते हैं अपन, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर एट्रीब्यूट की टाइप हो सकता है उसका, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ क्या लिखा है .txt, यानी अपने फाइल का टाइप क्या है, टेक्स्ट फाइल है या डॉक्यूमेंट फाइल है या एक्सेल की फाइल है और पीडीएफ है, जो भी फाइल की टाइप होगा वो भी स्टोर करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी अपन वापस उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो कौन सी एप्लीकेशन उसके बिहाफ पर रन होनी चाहिए। जैसे अपन डॉक्यूमेंट फाइल है, जो वर्ड की फाइल है, उस पर क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड अपने आप चल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपका जो फाइल का टाइप क्या है, उस टाइप के जो एक्सटेंशन भी बोलते हैं और टाइप भी बोलते हैं, तो टाइप जो है उस हिसाब से अपन एप्लीकेशन को रन करवा देंगे। अगर मान लो अगर उस एप्लीकेशन जो फाइल है आपकी, उसका एप्लीकेशन आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो वो आपको एक पॉपअप मैसेज दे देता है कि भाई एग्जैक्ट किस एप्लीकेशन में ओपन करनी है। तो फिर आपको क्या करते हैं कि आप ड्रॉप डाउन से जो रेडियल बटन होता है उसको सेलेक्ट करके आप मैनुअली बता देते हैं मुझे इस जैसे इस एप्लीकेशन के थ्रू इस फाइल को ओपन करना है, ठीक है। ये टाइप इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज़ होगी लोकेशन। मान लीजिए ये फाइल कहाँ स्टोर है, जैसे मैंने बताया था 150 वाले ब्लॉक पर स्टार्ट हो रही है, 150 वाले ब्लॉक पर है ये फाइल, तो ये लोकेशन हो गई, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और फिर होता है इसका एट्रीब्यूट होता है साइज, उस फाइल की साइज़ क्या है, ठीक है। और दूसरी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई, वो केवल आपने उसमें प्रोटेक्शन डाल दिया कि केवल मैं ही राइट कर सकता हूँ और बाकी लोग इसे रीड करें, तो आपने उसमें प्रोटेक्शन डाल दी, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि आपने एक्सेस कंट्रोल देने के लिए कि कौन कौन इसको रीड कर सकता है, कौन कौन इसको राइट कर सकता है। जैसे कुछ फाइलें होती है आप विंडो की एडमिन से लॉगिन करोगे तभी डिलीट कर पाओगे, तो ठीक है, डिलीट कर पाओगे या उनको ओपन कर पाओगे, तो वो प्रोटेक्शन यहाँ भी दी जाती है, ठीक है। यानी कि फाइल्स के एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं वो पॉसिबल, उससे ज़्यादा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में उससे ज़्यादा भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, और कुछ यानी कि ये कुछ जनरल एट्रीब्यूट्स हैं कोई भी फाइल के, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एट्रीब्यूट्स मेंटेन करने होते हैं अपन को। फिर होता है टाइम, और जैसे डेट, ठीक है। टाइम क्या है, उस फाइल को जब आपने क्रिएट किया, लास्ट एक्सेस किया, तो उसका टाइम और डेट क्या है। तो ये कुछ जनरल एट्रीब्यूट्स हैं जो अपन काम में लेते हैं फाइल के, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कुछ, ये तो फाइल के एट्रीब्यूट हो गए। अब फाइल पर ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। फाइल ऑपरेशन यानी कि फाइल पर, कोई भी फाइल अगर आपकी स्टोर है हार्ड डिस्क में, तो उस पर क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। बेसिक हो सकता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी प्रोवाइड करवाएं, लेकिन कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं फाइल पर जो प्रिमिटिव है, मतलब बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हिसाब से होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो क्रिएटिंग, फाइल को क्रिएट करना। जब भी आप नई फाइल क्रिएट करते हो तो ये ऑपरेशन होता है, क्रिएटिंग ए फाइल, ठीक है। ऑपरेशन एक और हो सकता है राइटिंग, फाइल के अंदर कंटेंट राइट करना। क्रिएटिंग फाइल, जब भी जैसे कि आप इसको प्रैक्टिकली देखिए, जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो सबसे पहले आप जैसे ही टाइप करते हो वो कहीं भी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो बीच में अगर लाइट चली भी जाती है कि आपने सेव नहीं किया उसको, तो वो क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा लिखा हुआ होगा, क्योंकि क्या होता है ये प्रोसेसर होता है और रैम, जो भी फाइल जैसे वर्ड ओपन हुआ है तो आप रैम में वो चीज़ें लिख रहे हो आप,
ठीक है। रैम में आपने जो MS वर्ड ओपन किया उसमें आपने ढेर सारा टाइप कर दिया और अचानक लाइट चली गई, तो जब भी आप वापस कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि आपको वो फाइल नहीं मिलती है। आप वर्ड स्टार्ट करोगे तो वो फाइल आपका जो जितनी मेहनत आपने की है वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही आप Ctrl+S दबाते हो या उसको सेव करते हो फाइल को, तो वो क्या होती है, हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है। जैसा कि आपको काफ़ी लेक्चर्स में काफ़ी पहले से पता होगा, रैम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और ये वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी जो भी चीज़ होगी लाइट जाने के बाद इसमें नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। एज ए फ्रेश वापस जैसे ही लाइट वापस आप टर्न ऑन करोगे अपने कंप्यूटर को, वो एज ए फ्रेश होगी, वहाँ कुछ भी नहीं होगा आपके पास। और जो हार्ड डिस्क होती है वॉलेटाइल, मतलब यहाँ पर सॉरी, ये वॉलेटाइल मेमोरी है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल, ठीक है। तो यहाँ आपकी डेटा है वो सेफ रहेगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी आपके पास जैसे ही लाइट चली जाती है, वापस जैसे ही आप कंप्यूटर टर्न ऑन करते हो तो साइड में एक बार आता है जैसे वर्ड के, कि भाई मैंने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पीरियोडिकली स्टोर कर ली थी। क्या होता है कि कुछ एक टाइमर लगा होता है यहाँ पर, टाइमर क्या करता है कि आप जैसे मान लो आपने सेव नहीं किया, विंडो की बात कर रहा हूँ मैं, विंडो की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या टाइमर, जैसे आप लिख रहे हो एक फिक्स टाइम के बाद ये क्या करता है, ये जो भी डेटा आपने लिखा है ये हार्ड डिस्क में सेव कर देगा। जब भी वापस आप लाइट आएगी आपके पास, टर्न ऑन करोगे कंप्यूटर को, तो ये डेटा उठा के ये विंडो में वापस लेकर आ जाएगा, ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। ये टाइमर इसमें काम करता है। लेकिन अगर आपने Ctrl+S दबा के उस फाइल को सेव कर लिया, तो आपके पास क्या हो गई, ये क्रिएटिंग ए फाइल क्रिएट हो गई है। फाइल क्रिएट में क्या होगा, एक तो जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, पहले तो आपके डेटा स्टोर हो जाएगा, जो भी ब्लॉक अलोकेट होगा उसको, फिर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो आपका है उसमें उस फाइल की एंट्री आ जाएगी कि ये फाइल है आपकी और ये 150 नंबर वाले ब्लॉक पर होगी, ठीक है। तो ये यानी कि क्रिएटिंग ए फाइल में दो काम हो गए, एक तो आपका ब्लॉक अलोकेट हो गया उस फाइल को, और दूसरी चीज़ क्या होगी, यानी कि मतलब उस फाइल को आपका जो हार्ड डिस्क में स्पेस था वो अलोकेट हो गया, और सेकंड चीज़ क्या थी, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में उसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। राइटिंग ए फाइल, अब एक ऑपरेशन हो सकता है राइटिंग ए फाइल। अब फाइल में कुछ राइट करना है, ठीक है। अब मान ले फाइल आपने कुछ फाइल में लिख दिया, ठीक है, उस फाइल में अपन राइट कर सकते हैं। अभी क्या है कि इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपने कुछ फाइल को क्रिएट करते टाइम कुछ चीज़ें लिख दी और उसको सेव कर दिया, और आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो गई और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में उसकी एंट्री हो गई, यानी कि पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, क्रिएटिंग ए फाइल हो गया। आपने मान लीजिए कि उस फाइल में कुछ 2-3 वर्ड्स ही लिखे थे, फिर आपको ज़रूरत पड़ी कि वापस मुझे उस फाइल में कुछ ना कुछ लिखना है, तो आप उस फाइल को क्लिक करोगे तो वो फाइल आपके सामने ओपन होगी। तो अब आपको उस फाइल में कुछ लिखना है, तो क्या होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा, जो भी आपकी फाइल है उसमें जो लास्ट, जब आपने जो भी चीज़ लिखी है, दिस इज़ माई जैसे, तो यहाँ आपका जो कर्सर होगा वो यहाँ पर आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जब भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में फाइल को स्टोर करेगा, तो एक अपन राइट पॉइंटर, मतलब आपने कहाँ तक राइट किया है, उस राइट पॉइंटर की डेटा, राइट पॉइंटर का जो इंफॉर्मेशन होगा वो भी स्टोर करेगा। तो यहाँ क्या हो गई, एक राइट पॉइंटर, ठीक है, राइट पॉइंटर, यानी कि कहाँ से वापस राइट स्टार्ट करना है। तो राइटिंग ए फाइल इंपॉर्टेंट हो गया। एक ऑपरेशन ये होता है रीडिंग ए फाइल। अब फाइल को रीड करना है, तो अपन ने जैसे ही फाइल को ओपन किया, तो जैसे मान लो आपने पीडीएफ को कभी ओपन किया होगा, पीडीएफ के जैसे मान लो काफ़ी बार होता है कि जिस पेज से अपन ने उस पीडीएफ को बंद किया था, उसी पेज जैसे ही वापस उस पर क्लिक करते हैं तो उसी पेज से वापस स्टार्ट होता है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, जब भी इसके लिए भी सेम ही है, रीड पॉइंटर स्टोर कर लो फाइल के साथ ही, रीड पॉइंट, अगर रीडिंग ये फाइल कर रहे हैं तो रीड पॉइंटर भी अपन स्टोर कर लेते हैं उसमें, ठीक है। और क्या हो सकता है कि मान लो कि रिपोजिशनिंग ए फाइल, रिपोजिशनिंग ए फाइल मतलब, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, पोजीशनिंग विद इन फाइल। रिपोजिशनिंग विद इन फाइल क्या होता है, रीड राइट पॉइंटर को, जैसे मान लीजिए आपने फाइल को ओपन किया और फिर आपने इस कर्सर को यहाँ लेकर आके
बंद कर दिया। तो इसमें क्या होगा, सिंपली रीपोजिशन मतलब राइट पॉइंटर है उसको अपडेट कर देगा बस केवल, ठीक है। अगर मान लो रीड करके मान लो कि इस फाइल को वापस ओपन किया आपने और 4th नंबर पेज आप रीड कर रहे थे लेकिन आपने 10th नंबर पेज को देख के वापस बंद कर दिया, तो इसने इसको ये रीपोजिशनिंग विद इन फाइल क्या कर देगा, राइट जो रीड पॉइंटर है उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, केवल रीड पॉइंटर और राइट पॉइंटर को अपडेट करना है, ठीक है। 4 ऑपरेशन हो गए। एक और होता है डिलीटिंग, डिलीटिंग ए फाइल, फाइल को डिलीट करना, सॉरी डिलीटिंग ए फाइल मतलब फाइल को अपन को डिलीट करना है। जैसे ही अपन फाइल को डिलीट करते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे फाइल को क्रिएट करते टाइम अपन ने ब्लॉक उस फाइल को अलोकेट किए थे हार्ड डिस्क में और एक डायरेक्टरी स्टिक्स में उसकी एंट्री की थी। तो फाइल को डिलीट करेंगे तो उस ब्लॉक को फ्री कर देंगे और उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो डायरेक्टरी है अपनी उससे उसको डिलीट कर देंगे, उस एंट्री को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये डिलीटिंग फाइल हो गया। एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इसका और है, मैं नेक्स्ट पेज इसको लिख लीजिए आप। क्रिएटिंग ए फाइल, मैं एक बार वापस इनको बोल रहा हूँ, शायद राइटिंग किसी को समझ में नहीं आई तो। क्रिएटिंग ए फाइल, राइटिंग ए फाइल, रीडिंग ए फाइल एंड रीपोजिशनिंग विद इन फाइल एंड डिलीटिंग ए फाइल, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, इम्पोर्टेंट है ट्रंकेशन, ट्रंकेशन, सॉरी मैं ढंग से लिखता हूँ इसको, ट्रंकेटिंग, ट्रंकेशन ऑफ फाइल। ट्रंकेशन क्या होता है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। ट्रंकेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को पार्शियली डिलीट करना, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपकी ये डायरेक्टरी है और ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरी फाइल तो बनी रहे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एंट्री रहे उसकी, बट जो हार्ड डिस्क में जो ब्लॉक्स इसको अलोकेट हैं वो फ्री हो जाए। तो यानी कि आप अगर जो एट्रीब्यूट्स हैं फाइल्स के, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ हो गई, एक इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। फाइल के 2 चीज़ हो गई, एक तो जो डेटा है आपका वो, और एट्रीब्यूट्स। एक्चुअल डेटा जो होगा आपका, जो भी आप टेक्स्ट वगैरह जो भी इमेजेस वगैरह है वो आपका डेटा है। एट्रीब्यूट क्या होगा, फाइल का नाम हो गया, लोकेशन हो गई, टाइप हो गया, ठीक है। ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। इन एट्रीब्यूट्स को मेटा डाटा भी कहते हैं, मेटा डेटा ऑफ फाइल, ठीक है, मेटा डेटा ऑफ फाइल। तो क्या चाहते हो आप, ट्रंकेशन करना है किसी फाइल का, तो क्या करेंगे अपन, चाहते हैं उसका मेटा डेटा मतलब एट्रीब्यूट्स तो बने रहे लेकिन जो हार्ड डिस्क में जो ब्लॉक्स अलोकेट हुए हैं उसको, जो डेटा उसको है वहाँ पर, वो डेटा इरेज करना चाहते हैं। तो ये ऑपरेशन होता है ट्रंकेशन ऑफ फाइल। इसमें क्या होगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपकी उसकी एंट्री रहेगी, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो रहेंगे, बट जो ब्लॉक्स उसको अलोकेट हैं, जो ब्लॉक में जो डेटा है उसका, वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या होता है कि यहाँ तक अपन ने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली। फाइल के बेसिक कंसेप्ट जो था फाइल का वो अपन ने देख लिया है। अभी एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझे याद आ रही है वो है, अभी अपन जैसे मान लो, चलो उस प्रोसेस जो है वो फाइल को ओपन करती है। ये चलो प्रोसेस वाली जो चीज़ें हैं, प्रोसेस फाइल को ओपन करती है, और इसको फाइल ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, तो वो चीज़ अपन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंसेप्ट में देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं पहले प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा, और उससे आपको क्या होगा, प्रोसेस जो टर्म है उससे आप फेमिलियर हो जाओगे। उसके बाद अपन थोड़ा सा इसका वापस थोड़ा देख लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक बताया वो फाइल कंसेप्ट के लिए काफ़ी है, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके लिए पर्याप्त है। तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। प्रोसेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। प्रोसेस है, प्रोसेस का शेड्यूलिंग है, उसका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, और सिंक्रोनाइजेशन जब बात आती है तब डेडलॉक की बात आ जाती है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कवर करेंगे तो इसको फाइल सिस्टम को अपन एक बार वापस देख लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ फाइल्स के, जैसे एक्सटेंशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं फाइल्स के, मैं उनको बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ इनकी फुल फॉर्म JPEG या JPG,
ये एक फाइल होती है जो फोटो के लिए आप काम में लेते हो, जेपीजी, या जेपीजी इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये इसकी फुल फॉर्म होती है जेपीजी या जेपीईजी की। ये क्या होता है कि देखिए कि इसका एक ही है कि कंप्रेस हो जाती है इमेज, बट जो क्वालिटी है, कलर है, जो ग्राफिक है वो क्लियरली रहता है। जैसे जैसे आप सेव करते रहोगे इसकी क्वालिटी कंप्रेस होती रहेगी, कम साइज़ की होती है और कंप्रेस्ड होती रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है जैसे GIF, जैसे ये मोस्टली जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ आपको, आप इससे बिल्कुल परिचित होंगे, तो इनकी मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। GIF ये क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जैसे कि ये क्या, इसको आप लिख लो शॉर्ट एनिमेशन, एनिमेटेड फाइल। जैसे कि आपने कभी देखा होगा GIF, जैसे मान लीजिए कि कैसे बताऊँ, GIF जैसे कि जिसमें 3-4 इमेजेस एक साथ होती है, वो वापस में इन्फिनिट लूप की तरह रिपीट होती रहती है। जैसे कि मान लो आपने कहीं देखा होगा मेल में आता है सेव ट्री, सेव पेपर, सेव ट्रीट, वो रिपीट होता रहता है। मतलब छोटी साइज़ की होती है लेकिन एनिमेटेड होती है। उसमें क्या कलेक्शन होता है फाइल्स का, जो फोटोज़ का, वो फोटोज़ क्या है कि इन्फिनिट लूप पर रिपीट होती रहती है, ठीक है। ये GIF होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं SVG। तो ये है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये क्या होता है, जैसे लोगो है, स्मॉल जो फोटो है वो हाई डेफिनेशन में आपको दिखानी है। मोस्टली लोगो जो होते हैं वो इसमें डिज़ाइन होते हैं, SVG लोगो हुए। और जैसे कि मान लो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपन हाई डेफिनेशन में इसको SVG में दिखाते हैं, ठीक है। SVG हो गया। इनका मोस्टली आपको इतना डेप्थ में नहीं है, केवल आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और किस टाइप का है। SVG जो भी ये मैं बता रहा हूँ इमेज टाइप के, इमेज से रिलेटेड है, ठीक है। PNG क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। और एक होता है TIF, ये होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका एक और होता है TIF, इसको TIF लिख दो या TIF, इतना भी हो सकता है, ठीक है। ये इमेज के हो गए। और इमेज के बाद अपन देखते हैं PDF फॉर्मेट के कुछ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर चलते हैं PDF, ये इससे आप भली भांति परिचित होंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। PDF हो गया। देन वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो आप MS वर्ड से जो फाइल्स स्टोर करते हो वो .doc से या और docx से होता है, ठीक है। और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका जो एक्सटेंशन है, जो फाइल टाइप होगा वो XLS और हो सकता है XLSX, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं टेक्स्ट फाइल, इसका क्या होगा .txt, ठीक है। और 10 नंबर देखते हैं, ये देखिए 10 नंबर देखते हैं। ये अभी अपन वीडियो से रिलेटेड देखते हैं। वीडियो से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं फाइल के। MP4 है, ये होगा मूविंग पिक्चर,
एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो 4 है ये लेयर 4 है, लेयर 4, ठीक है। इसका भी अगर मान लो कि अगर इन डेप्थ देखना होगा तो अपन देख लेंगे, मेरे हिसाब से केवल फुल फॉर्म तक काफ़ी है इसका। MP4 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 4, ये 4 लेयर 4 के लिए, ठीक है। एक और होता है AVI। AVI क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है। ये AVI जो था माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ठीक है। जो वीडियो का फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। 12 नंबर देखते हैं, एक है MOV। MOV है क्विक टाइम मूवी फाइल, क्विक टाइम मूवी फाइल, ये एप्पल ने बनाया था, ठीक है, मैक के लिए, ठीक है। एक है FLV, FLV है फ्लैश वीडियो फॉर्मेट। ये स्ट्रीमिंग के लिए काम आता है, जो स्ट्रीमिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके लिए। एक और देखते हैं AVCHD, ये है एडवांस वीडियो कोडिंग हाई डेफिनेशन, एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, सी का कोडिंग हो गया, HD का हाई डेफिनेशन, ठीक है। ये यहाँ तक जो वीडियोस से रिलेटेड थे वो चीज़ें आ गई, ठीक है। अभी हम प्रेजेंटेशन, जो ये आपको नेट पर भी खूब सारी मिल जाएगी और भी आपको देखना, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया यहाँ पर। 3 नंबर देखते हैं, PPT, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको PPT और PPT जो अभी लेटेस्ट वर्जन PPT X भी है, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसको, ये जो ओपन ऑफिस आता है उसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए ओपन ऑफिस, ठीक है, उसका जो फॉर्मेट है। तो एक बार इसको लिस्ट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर अपन जो थोड़े से और बचे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि एक फ्रेम में सारे कंप्लीट हो जाए। यहाँ 17 है ऑडियो से रिलेटेड, ऑडियो फाइल्स कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। MPEG4 और इसको M4A भी बोलते हैं, ठीक है। मूविंग फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 4, इसका यहाँ से आप देख लेना, ये MP4 है। मूविंग पिक्चर की जगह मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट फोटोग्राफिक लेयर 4, ठीक है। 18 नंबर है MPEG लेयर ऑडियो 3, यहाँ 4 था, लेयर 4 था, यहाँ लेयर 3 है। MPEG का मूविंग फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप है एक WAV, ये होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, ये 19 मैंने आपको बताई है। तो ये इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी थी तो वो मैंने लिस्ट डाउन कर दी है, ठीक है। एक यहाँ गैल्विन जो बुक है, स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, उसमें कुछ और दे रखा था, EXE या कॉम या बिन, ठीक है। अगर ऐसा एक्सटेंशन है तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। जो भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह बनाते हो उसका एक एग्जीक्यूटेबल, जैसे उस आइकन पर क्लिक करते हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे मान लो MS वर्ड का एक EXE फाइल का आइकन आपके स्टार्ट मेनू में होता है, ठीक है, उस पर देखना एक्सटेंशन, राइट क्लिक करके .exe होता है जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट OBJ और OB होता है केवल, ये ऑब्जेक्ट फाइल होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल में डिफरेंस ये होता है, जैसे मान लो आपने प्रोग्राम लिखा, आप एक डेवलपर हो, आपने प्रोग्राम लिखा
हेलो वर्ड का या किसी का भी आपने प्रोग्राम लिखा .c में सेव कर दिया। अब आप इसको कंपाइल करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, ठीक है। कंपाइल्ड फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल जो या जावा में लिखते हो तो ये बाइट कोड हो जाता है। कंपाइल्ड प्रोग्राम जो होगा, कंपाइल्ड फाइल जो होगी वो ऑब्जेक्ट फाइल होगी आपकी, ठीक है। फिर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर वो .exe की फाइल बनती है। तो ऑब्जेक्ट फाइल ये हो गई, फिर आपकी सोर्स, जो ये फाइल जो होती है ये जिसमें आपने कोड लिखा है उसको अपन कहते हैं सोर्स फाइल, सोर्स कोड। इसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो सी में लिखा तो सी हो गया, C++ का भी सी हो जाएगा, और अगर जावा में लिखा .java हो गया, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा .asm आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और फिर होती है बैच फाइल। बैच फाइल्स क्या होती है, जैसे मान लो आप नोटपैड में डायरेक्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके सिस्टम कॉल पर कमांड दे रहे हो। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होता है, जो भी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपको करवानी होती है उसके कुछ सिस्टम कॉल्स हैं, उनको अपन कॉल करते हैं। तो उन सिस्टम कॉल्स को आपने सीधे नोटपैड में लिख दिया तो वो बैच फाइल बन जाती है। इसका भी अपन एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इसका देखो एक्सटेंशन क्या, .bat, ठीक है। जैसे आपने बनाया होगा कि 5 मिनट के बाद अपने आप आपका सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, या 5 मिनट के बाद वो हेलो का आपका मैसेज आना चाहिए। तो ऐसे बैच फाइल से आप बना सकते हो, उसमें आपको डायरेक्ट कमांड्स लिखने होते हैं, ठीक है। और वर्ड प्रोसेस, जैसे टेक्स्ट फाइल अपन ने देख ही लिया, टेक्स्ट के लिए .txt होता ही है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के लिए देख लिया। और मल्टीमीडिया के लिए अपन ने देख लिया MPEG, और जो भी अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो मेन जो इम्पोर्टेंट जो फाइल फॉर्मेट्स थे, फाइल के टाइप्स थे, वो इम्पोर्टेंट अपने सारे डिस्कस कर लिए। और फाइल का जो कंसेप्ट है बेसिक, किस प्रकार आपकी फ़ाइल स्टोर होती है हार्ड डिस्क में, और कैसे उसको अपन एक्सेस कर पाते हैं, और फाइल जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जो भी फाइल्स उस पार्टीशंस में मौजूद है उनको कैसे इफ़ेक्टिवली एक्सेस कर पाएंगे, वो चीज़ अपन ने एक बार इंट्रोडक्शन लेवल का कुछ देख लिया, ठीक है। अभी ये जो फाइल एंड इट्स टाइप वाला, फाइल कंसेप्ट एंड इट्स टाइप वाला मेरे हिसाब से कंप्लीट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और इन डेप्थ, इसको थोड़ा और नज़दीक से इसको देखेंगे कि कैसे फाइल सिस्टम वर्क करता है। जब भी आप कोई फाइल बनाते हो वो कैसे उसको ब्लॉक्स हार्ड डिस्क के अलोकेट होते हैं, अगर उस फाइल को डिलीट करते हो तो वो ब्लॉक्स कैसे रिलीज़ होते हैं, वो ब्लॉक्स कैसे जो फ्री ब्लॉक्स हैं उसकी लिस्ट में ऐड होते हैं, और कैसे डिफरेंट डायरेक्टरी, जो अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिसमें आपके फाइल्स के एट्रीब्यूट्स, फाइल्स की मतलब इंडेक्सिंग है, फाइल कैसे, कौन सी फाइल कहाँ पर है, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। अगर डिफरेंट यूज़र आ जाते हैं, अगर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना रहे हो तो उस केस में फाइल सिस्टम कैसे वर्क करेगा, तो ये चीज़ें पे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो फाइल सिस्टम की जो सुविधा दे रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। तो अपन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है फाइल सिस्टम, ठीक है। और भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन का काम है, प्रोसेस को शेड्यूलिंग का काम है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम जब सब्जेक्ट को कवर करेंगे तब इस चीज़ को, फाइल सिस्टम को एक बार वापस रीटच कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।